ठीक है भाई। एथिक्स का टेस्ट वन है आज। पढ़ गया है दोनों या नहीं? थोड़ा थोड़ा देखा है। कोई नहीं, जितने बस कीवर्ड्स में क्लास बताऊंगा उनको याद करके चले जाना। एग्जाम में वही लिखाना, इतना ही काफी है। मतलब सबसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिटर्न कराएंगे। आज सुबह रियलाइज होगा ऐसे क्या क्या कीवर्ड हमें करने हैं। उन्हीं को डिफरेंट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, मतलब अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जैसे डिफरेंट जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप वहां कहीं भी यूज कर लो, चाहे जो एग्जाम दे रहे हो किसी में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम कीवर्ड्स करेंगे हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, हर टेस्ट में वो कीवर्ड्स निकालने हैं अपने। ठीक है। तो जो आज पहला टेस्ट रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का। एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, ह्यूमन वैल्यूज, मोरालिटीज और वैल्यूज। अब एथिक्स में बहुत हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ क्वेश्चन देखोगे, कुछ यहाँ पे फिलोसफर के क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि वो एथिकल से डायमेंशन से रिलेट कर रहे होंगे। तो ये नहीं कह सकते बिल्कुल सेग्रीगेटेड टॉपिक्स होंगे एकदम, है ना। वो ओवरलैप करता ही एथिक्स में, वो वहां पे भी कवर हो सकती है चीजें फिलोसफर या थिंकर्स के अंदर, यहाँ भी हो सकती है एथिक्स की डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो आपको होलिस्टिकली एथिकल आंसर लिखना है। अब यहाँ पे फर्क यही करना है आपको कि जितने भी एथिकल टर्म्स जो है, जो एथिक्स की टर्म्स है, जो एथिक्स की वोकेबलरी है, ठीक है, चाहे आपका डिओन्टोलॉजी वर्ड हो, चाहे यूडोमानिया हो, मतलब ऐसे कोई भी जो वर्ड्स आपको आते हैं, विर्चू एथिक्स हो, ठीक है, कर्मा हो, जैसे भी जो एथिकल वर्ड आपको लग रहे हो, टीलियोलॉजिकल अप्रोच हो, जो भी एथिकल वर्ड लग रहे हैं बस उनसे आंसर लिखना है आपको, तब वो आंसर उठ के आता है। नहीं तो अदरवाइज वो जनरल बन जाएगा या पेपर टू गवर्नेंस का बन जाएगा। कितने तुम एथिकल वर्ड डाल सकते हो, दिमाग लगा के उसको डालो, अपने पर्सनल एग्जाम्पल, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल डाल सकते हो वो डालो। ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही दूंगा, तो वो आपको फिर वर्ड्स कवर हो जाएंगे आपको। अच्छा, हाँ मैं एक बार स्टार्ट करा। चलो, पहला क्वेश्चन है इसका। ठीक है। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, दलाई लामा। ठीक है। व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू। तो इसमें सारे क्वेश्चंस आपके 10 मार्कर रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नहीं, 7 मिनट्स रहेगा, क्योंकि पहले पार्ट में आपके 13 क्वेश्चन आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 13, 10 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है। तो 10 मार्क, 7 मिनट्स, 150 वर्ड, स्टार्ट। इस कोड से आप क्या समझते हो एथिकल टर्म्स में, वो सारे आपको लिखने बात थे। सर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए ना। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे भेजा है, देख एक बार। तेरे को ऐड नहीं किया? अच्छा, होगा ऐड मुझे, व्हाट्सएप एक ग्रुप मिनट पे। चेक कर लेता हूँ। चेक करो एक बार। ठीक है। मेरे खुल क्यों नहीं रहा? एक सेकंड, दोबारा करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बार बार नहीं बोलूंगा मैं, या तो आप बाद में लिख लिया करो, पर अगर लाइव बैठे हो तो वीडियो ऑन करके बैठना है। कंपलसरी यही है, एक्सेप्शन नहीं है उसमें कुछ भी। आप चाहे बाद में कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे सामने बैठोगे तो ऑन करके बैठोगे वीडियो। मैं यही रिपीट करता रहता हूँ रोज। रवि, लैपटॉप निकाल कर देखते हैं। लो ये है क्वेश्चन। गौरव, मिल गया क्वेश्चन पेपर? स्टार्ट। इसी में तो रहेंगे। कमाल है, एकदम नया अपने आप ही आया। ठीक। चलो भाई, और हो गया, अलाव ने भी कह दिया।
देखो, अगेन आइडियाज आप सबने लिखे होंगे है ना, बस हमें वो देखना है कि हमने अप्रोप्रिएट वर्ड्स को टच किया है नहीं किया, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो देखो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, कि आपने उसकी सक्सेस के लिए क्या क्या गिव अप किया है। इसके दो तरीके के निकलेंगे पहलू, ठीक है। एक तो आपने क्या, जो आपने काम किया उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज किया अपनी इंटीग्रिटी को, ठीक है ना, ये तो क्या गिव अप किया है। और दूसरा एक और आएगा कि आपने दोनों डायमेंशन लिखने थे। जैसे मान लो आपको एज सिविल सर्वेंट, आप एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो, अब आपने क्या ट्रेड ऑफ किया है अपनी, मान लो जो एक पर्सनल लाइफ है उसमें भी कोई सेक्रीफाइस किए होंगे पर एक अच्छे गोल के लिए। तो एक तो वो वाला ट्रेड ऑफ है, और एक यहाँ पे क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी वैल्यू से, दोनों एंगल आने चाहिए इसके अंदर। तो पहला हम देखते हैं कि भाई एम्बिशन वर्सेस मोरल कॉस्ट ऑफ सक्सेस, मतलब इन पॉइंट्स के अंदर आपको लिखना था कि आपका एम्बिशन बहुत हाई है, उसके लिए आपने क्या मोरल कॉम्प्रोमाइज किया। अगर किया है तो वो सक्सेस सही में वर्थ है कि नहीं है। अगर आपने किया है इसमें तो द सक्सेस इज, आगे आएगा द सक्सेस इज होलो, मैंने कहीं भी लिखा होगा, यहाँ पे दिखाएंगे कि द सक्सेस नॉट जस्ट, कहीं लिखा होगा आगे वाले में आएगा। एक सेकंड, ये होलो, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है ऑन वैल्यूज तो सक्सेस विल बी होलो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा इसमें एक जो डायमेंशन आनी थी वो मीन्स वर्सेस एंड्स की डायमेंशन आनी थी, कि आपके मीन्स क्या है, कि कैसे आप उसको अप्रोच कर रहे हो, कैसे आप अपना प्रमोशन ले रहे हो, कैसे आप अपने करियर में प्रोग्रेस, दैट इज मीन्स, किस तरीके से कर रहे हो। और एंड क्या है, फाइनली आपकी सक्सेस। तो किस मीन्स से आपने उसको किया, तो मीन्स और एंड्स का डायलॉग इसमें आप चलाना था आपको। सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन बट अ जर्नी, तो हर मोमेंट पे सक्सेस है कि हर मोमेंट को आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, दैट इज सक्सेस इन इटसेल्फ, रादर देन आप एक फाइनल गोल को अचीव करना है आपको और उसको किसी तरीके से भी कर लो। तो डिबेट कौन सा चलेगा, मीन्स वर्सेस एंड। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। कोर्ट थी आपकी जनरल दलाई लामा की, उसको आप थ्योरी से कैसे कनेक्ट करोगे, एथिक्स वाली थ्योरी से, वो इंपॉर्टेंट है। और कौन से इसके अंदर वर्ड यूज कर रहे हो, तो मीन्स और एंड्स वाली थ्योरी, डियोंटोलॉजी वाली, वो आप इसमें यूज हो गए, ठीक है। एथिकल ट्रेड ऑफ, ये एथिकल वोकेबलरी होगी, कि क्या एथिकल ट्रेड ऑफ करना पड़ा। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाकी चीजें, कि आपको अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी, ठीक है, क्या आपको न्यूट्रलिटी एज ए सिविल सर्वेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो वो सब ट्रेड ऑफ में आ गया, कि क्या एथिकल ट्रेड ऑफ किया आपने अपनी सक्सेस के लिए, ये सब आपको गिव अप करना पड़ रहा था अपनी सक्सेस के लिए, तो वो वाला डायमेंशन चल रहा है अभी, ठीक है। एथिकल सक्सेस मे बी स्लोअर बट सस्टेनेबल, ये भी आप बताओगे इसके फायदे क्या है। स्लो हो सकती है एथिकल सक्सेस बट इट विल बी अ सस्टेनेबल। इफ कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज फॉलो सक्सेस, ठीक है, अगर आप वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करोगे, मैं दिलाता हूँ, अगले क्वेश्चन से करेंगे। इफ अगर आप, इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज द सक्सेस विल बी फॉलो, ये हमने किया था, आपने अचीव कर लिया बहुत ज्यादा, पर आप मान लो करप्ट मीन से किया है, तो आपकी सक्सेस कैसे रहेगी, लोग बुराई करेंगे, इट विल बी अ हॉलो सक्सेस। उसके बाद देखो, इंटेंट ऑफ एक्शन, ये भी डिपेंड करेगा आपका इंटेंट ऑफ एक्शन कैसा है, डियोंटोलॉजी थ्योरी यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिविल सर्वेंट है, उसको प्रमोशन मिल रहा है, वहां प्रमोशन ले रहे हो कैसे, अपने कलीग्स के काम को साइडलाइन करके, डेटा को मैनुपुलेट करके। तो आपकी सक्सेस में आपका इंटेंट कैसे था, वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपने क्या ट्रेड ऑफ किया उसके लिए। तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको अपना एलोब्रेशन करना है। फिर कुछ एग्जाम्पल, एक और ये देखो, ये कॉमन वर्ड है वर्चू एथिक्स, जो आप हर जगह यूज करोगे। वर्चू एथिक्स में क्या आता है, ऐसी क्वालिटीज जो अच्छी वाली होती है सारी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी। तो अगर आप ऐसे ट्रेड ऑफ कर रहे हो, एथिकल ट्रेड ऑफ ऐसे कर रहे हो जिसमें आपने इन सब वर्चू एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो ऐसी सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। तो वर्चू एथिक्स तो कॉमन वर्ड है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, वर्चू होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा था, यहाँ पे स्टार्टअप हो गए, कई स्टार्टअप क्या करते हैं, फॉल्स बैलेंस शीट दिखा दिया, जबरदस्ती मतलब वर्कफोर्स को परेशान करके वैल्यूएशन बढ़ा दिए, ये सब क्या है, सक्सेस तो मिल रही है पर उसके लिए क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, वो सब आपको एग्जाम्पल देने थे इसके अंदर, ठीक है। एक इसमें देखो एथिक्स के अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप जो भी आपको आता है सिंपल आप लिखो, पर एक डायग्राम जरूर बना दो। अभी तक हमने हिस्ट्री में डायग्राम बनाने सीख लिए, ज्योग्राफी में सीख लिया, मैं एथिक्स में सिखाऊंगा डायग्राम कैसे बनाने। तो इस जो भी आपने पढ़ा है उसका देखो सिंपल डायग्राम कैसे बनता, ये ऐसे एक सिंपल फ्लो चार्ट, एथिक्स में बहुत सारे बनेंगे, या तो इनको इनपुट आउटपुट डायग्राम बोल लो या फ्लो चार्ट बोल लो। सक्सेस, जो आपको क्वेश्चन ने पूछा ना वही लिख दो बस, एग्जाम में कोई वैरायटी मिल जाएगी। सक्सेस ड्रिवन बाय एथिक्स, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यस, अगर हम यस करते हैं, अगर हम एथिक्स से सक्सेस लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, नो। अगर हम एथिकल सक्सेस नहीं कर रहे हैं, एथिकल तरीके से सक्सेस, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर आपने एथिकल वे से सक्सेस अचीव की है तो क्या रिजल्ट आएगा, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, इट विल बी अ सस्टेनेबल, जो मैंने लिखा था ऊपर वही। और दूसरा क्या होगा, यूटिलिटेरियन होगा, ठीक है, रेपुटेशन बनी रहेगी आपकी।
और अगर आपकी सक्सेस कैसी है, विदाउट एथिक्स है, तो ये कैसी रहेगी, अनएथिकल रहेगी, शॉर्ट टर्म रहेगी, आपका सेल्फ इंटरेस्ट करेगा पब्लिक इंटरेस्ट को ओवर पार। तो ये बता दो बस, अगर सक्सेस एथिकल तरीके से लिए तो क्या फायदे होंगे, अनएथिकल से लिया तो फायदे। ये ठीक है। अब इसके बाद एक डायमेंशन ये सबने कर दिया होगा शायद, जो दूसरा डायमेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये था हेल्दी ट्रेड ऑफ्स। अगली आपकी पढ़ेंगी हेल्दी ट्रेड ऑफ्स। कुछ आप हेल्दी ट्रेड ऑफ भी करते हो, जो करने ही पड़ते हैं आपको हेल्दी ट्रेड ऑफ्स। तो कुछ ना कुछ तो गिव अप करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन वैल्यूज पे ट्रेड ऑफ नहीं करना है, एथिकल ट्रेड ऑफ नहीं करना है, हेल्दी ट्रेड ऑफ करना है। वो क्या होगा हेल्दी ट्रेड ऑफ, जैसे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको अपने पर्पस को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स का एग्जांपल दे सकते हो, कैसे आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो, अपनी सोशल लाइफ को निग्लेक्ट करते हो। इट्स अ हेल्दी ट्रेड ऑफ। ठीक है। या फिर आपको शॉर्ट टर्म गेन बल्कि से लॉन्ग टर्म वैल्यूज। ठीक है। जैसे कि अ सिविल सर्वेंट रिफ्यूजिंग to bribe, take the bribe even under pressure, prioritizing probity and the public interest। अब शॉर्ट टर्म में उसको क्या फायदा हो जाएगा, पैसा मिल गया, लेकिन उसको रिफ्यूज कर दिया उसने फॉर द लॉन्ग टर्म, कि उसको एक लॉन्ग टर्म में गवर्नेंस अच्छी एस्टेब्लिश हो, पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहे। तो ये सब हमें हेल्दी ट्रेड ऑफ भी करने पड़ेंगे। ठीक है। और एक टीम वर्क का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जो लीडर्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, एक पर्सनल सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है उनको, तो ये एक हेल्दी ट्रेड ऑफ है, ऐसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपकी टीम जीतती है, ठीक है, तो आप टीममेट्स को क्रेडिट दो, दिस हेल्दी ट्रेड ऑफ। तो ये आपने गिव अप किया फिर भी आपको सक्सेस मिली है। तो ऐसे आपको एग्जांपल देना है, हाँ भाई कुछ चीजें हमें गिव अप करनी पड़ती हैं, ये सब बता दिया। कुछ चीजें बिल्कुल गिव अप नहीं करनी पड़ती है, नॉन निगोशिएबल है, वो है एथिकल ट्रेड ऑफ, वो नहीं करने में। इस तरीके से दोनों डायमेंशन में आपको आंसर लिखना था। अब कितना लिखा है वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। यहाँ पे ये याद रखना है एथिक्स में एग्जाम्पल, वोकेबलरी और दोनों तीनों डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशन है सोचो उसको, तब वो जाके क्वेश्चन आपका निकलेगा उसके तरीके से। ठीक है। The good of an individual is contained in the good of all. What do you understand by this statement? How can this principle be implemented in public life? 10 marks, 7 minutes start। सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, 7 मिनट के होंगे एथिक्स के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई भी कोड हो ना, पहले तो अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना, अदरवाइज तो फिर तो सर माइक लगा लीजिए। सबसे पहले कोट जब भी कोई आए तो आइडेंटिफाई कर लो किस फिलोसफर की है, तो अच्छी बात है ना। तो महात्मा गांधी जी की कोट थी, अगर नहीं आता है तो उसका कोर प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, क्या कोर प्रिंसिपल था। कोर्ट का सबसे अच्छी बात यह, अगर आपने उसमें कोर प्रिंसिपल डिटरमाइन कर लिया किस बात पे कोर बात कर रही हो, तो फिर आप सारा एलोब्रेशन कर लोगे उसका। तो यहाँ पे जो कोर्ट थी, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल, तो वो कोर्ट किसको एम्फसाइज कर रही है, कलेक्टिविज्म पे, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म। तो जहां जहां सबका फायदा हो रहा है उसमें अपने आप इंडिविजुअल का फायदा हो जाएगा। बस ये कलेक्टिविज्म वो एग्जामिनर ढूंढ रहा होगा वर्ड, वो आपने करेक्ट कर लिया, एलोब्रेशन वो कर देगा, ठीक है बच्चा समझ गया बात है, और आपको भी इजीली पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। तो ये वर्ड आना चाहिए था इसमें, कलेक्टिविज्म का। अब देखो कितना सिंपल डायग्राम बनाया मैंने। सोसाइटी होती है वो कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल होती है, समेशन दिखा दिया। उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसी को बस डायग्राम में डाल दो आप, कहीं कि गुड ऑफ सोसाइटी होगा तो अपने आप गुड ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है। अगर गुड ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे केवल, तो जरूरी नहीं है फिर सभी का बेनिफिट हो पाएगा, फिर कोई एग्जाम्पल डाल दो नीचे में। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाओ। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है, बेटर करना है, डिफरेंट करना है। बात वही है, बस सिंपल एक हर क्वेश्चन में मैं इंश्योर कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपने काफी कोऑपरेट किया, दिमाग लगाया, बनाए भी डायग्राम है। यही आदत एथिक्स में भी डाल दो तुम लोग। तो ये एटीट्यूड होता है, अगर डेवलप हो गया फिर अपने आप ही बनाओगे तुम लोग। 20 चीजों में हेल्प करता रहूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम इसको अलग अलग डायमेंशन पे आपको रियलाइज करना है। पहले आपने प्रिंसिपल कर दिया कलेक्टिविज्म का, फिर इसका फिलोसफिकल बेसिस बताओ, क्या फिलोसफिकल बेसिस है। 2-3 बेसिस है, मैंने एक डिस्कस किया है। इवन जो आपका यूटिलिटेरियन है वो भी कहता है मैक्सिमम बेनिफिट वाला, ठीक है। इवन जो गांधीयन एथिक्स है, सर्वोदय वाला, वो भी सबके उदय की बात कर रहा है। पर मैंने आपने उनमें से कुछ भी यूज किया हो, मैंने तीनों दिए मॉडल आंसर में, एक ही एग्जाम में लिख पाएंगे स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल यूज किया है उबंतु। ठीक है। और मतलब बाय चांस, मतलब मेरा जो व्हाट्सएप पे स्टेटस है वो भी मैं ये रखता हूँ, मैं टैग लाइन उबंटू, ये काफी टाइम से मेरे काफी क्लोज है और ये सही में भी रहता है। ठीक है। कि आई एम बिकॉज वी आर, हमेशा में वेलफेयर ऑफ अदर्स करेंगे तो हम अपने आप ग्रो कर जाएंगे, ये फिलोसफी रहती है। ठीक है। तो आप इसमें देखो, आई एम बिकॉज वी आर, तो ये उबंटू प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कलेक्टिविज्म का। इसमें क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये इंटरडिपेंडेंस और कलेक्टिविज्म। तो वही वर्ड वापस रिपीट हो गया आपका, कलेक्टिवनेस वाला।
वहां पे आपने कलेक्टिव विजन कलेक्टिविज्म लिखा था, यहाँ पे लिख दो कलेक्टिवनेस। तो एग्जामिनर को सिंक्रोनाइज लगेगा कि बच्चा वही एक्सप्लेन कर रहा है जो उसने इंट्रोडक्शन में बात की थी। और ऐसे भी अब हम भी बात भी नहीं कर रहे, हम कीवर्ड्स भी लिख रहे हैं, उबंटू लिखा है हमने कीवर्ड्स। ठीक है। फिर देखो आप इसका जितने भी होंगे उसको आप दो मैक्सिमम तरीके से करोगे ज्यादातर। एक तो अपने पर्सनल लाइफ में आप कैसे कर सकते हो, उसको एग्जांपल दे दिया जो आप यहाँ पे दोगे, मैंने एक एग्जांपल का स्पेस होता है। फिर बाद में आप बताओगे पब्लिक लाइफ में कैसे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट ही आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल या दिस लाइन इन द पब्लिक लाइफ, तो आप मोहल्ला क्लिनिक्स का एग्जाम्पल दो जहाँ पे हमने किसी इंडिविजुअल केयर की बात नहीं की, पूरे मोहल्ले की बात की थी। तो उसमें अपने आप क्या होगा, यूनिवर्सल केयर के थ्रू सारे इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को कैसे आप एथिकल डायमेंशन दे सकते हो। सेकंड हमने बात की इंक्लूसिव पॉलिसी, पॉलिसी कैसी हो, सबके फायदे के लिए हो। ये मैंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एग्जांपल दिया है, आप चाहे मनरेगा का दे सकते हो, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किसी का भी दे सकते हो, जहां पे हम ओवरऑल बेनिफिट की बात कर रहे हैं जिससे फिर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करते हैं इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। अब हमने इतना ब्रेक कर लिया इसको, प्रिंसिपल वाइज, फिलोसफिकल वाइज, गवर्नमेंट वाइज, पर्सनल वाइज, अपने आप आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे। ये ब्रेक करना सीखना है आपको, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आंसर लिख लोगे उसको। मेरी बस यही है, मैं आपको 15 क्वेश्चन है लगभग, तो 8 9 10 जो प्रैक्टिस करा दूंगा, 4 5 आप घर जाओगे ना, इन्हीं में से आपके आंसर बन जाएंगे। ये मेरा एम है कि क्लास के बाद आप खुद ही सीख जाओ अपना डेवलप करना, वो एम्पावरमेंट करनी है अपने को। और लाइव यहाँ बैठ के लिख रहे हो, उस पर्टिकुलर दिमाग प्रेशर में रहता है, वो सीख जाता है। नहीं तो वो प्रेशर एग्जाम में आएगा तो हाँ हाथ कांपेंगे बहुत भयंकर, दिमाग हो जाएगा बॉडी शीट, वो सारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो प्रैक्टिस होनी है यहाँ पे हो जाएगा। फिर तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे उसको लेके। ठीक है। चलो, इंक्लूसिव पॉलिसी हो गई। इवन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी हम यही इंश्योर करते हैं कि बेनिफिट एक इंडिविजुअल के पास ना जाए, सभी सोसाइटी का बेनिफिट हो। उसमें वो कॉर्पोरेट भी सोचते हैं कि अगर मैं इन सोसाइटी का बेनिफिट करूंगा तो मैं भी ग्रो कर जाऊंगा। सीएसआर प्रिंसिपल भी उसी के ऊपर बेस्ड है। ये सारे उबंटू प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। देन एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंट में एथिक्स में ये भी नहीं, हमें नहीं करना है कि हम अपने अपना सारा एनवायरमेंट ऐसे इंडस्ट्री लगा दें जो हमें तो फायदा कर दे पर बाकी पूरी सोसाइटी को या ट्राइबल राइट्स को नुकसान कर दे। तो हमें क्या है, एनवायरमेंट में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो उसको हमें ध्यान रखना है। तो एनवायरमेंटल जो एथिक्स है वो भी आपका कलेक्टिविज्म पे बेस्ड है। तो इनके एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करो। ये एलोबरेशन हो गया, ऊपर फिलोसफिकल बेसिस हो गया, प्रिंसिपल मैंने बता दिया, लास्ट में कंक्लूड कर देना आपका। ठीक है। कि भाई ये हमारी मोरल ड्यूटी है, वी नीड टू थिंक बियॉन्ड अवर सेल्फ, अपने सेल्फ के बियॉन्ड सोचना है हमारा, और ये क्या है, हमारी मोरल ड्यूटी है, ये हम कंक्लूड कर दें। ठीक है। इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू थिंक बियॉन्ड सेल्फ, सिंपल सा कर दो। जितना सिंपल लिखोगे कोई बात, टाइम भी बचेगा उसका और आपका स्पेस भी बचेगा, और फटाफट आगे ये मत सोच लेगा बहुत अच्छा मैं कंक्लूजन करूंगा, कभी नहीं आएगा। सिंपल सा कर दो, इट इज अवर मोरल ड्यूटी टू थिंक बियॉन्ड सेल्फ, क्योंकि कलेक्टिविज्म की बात हो रखी है। अब कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा वो कलेक्टिविज्म वर्ड यूज करना है, ये कंक्लूजन यूज करना है जो मैंने बताया। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें एक हमने पहला क्वेश्चन किया, वो किया था कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यूज वाला, हो गया, एक टॉपिक खत्म हो गया सब लोग। ठीक है। ये वैल्यू हम किस पे कर रहे हैं, कलेक्टिविज्म पे। तो ऐसे तुम्हारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, इन थीम से जब भी क्वेश्चन आएंगे यही बड़ी यूज होंगे आपके। ऐसे साइड में लिख लिया करो कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए, तो हमेशा फिर दिमाग में क्वेश्चन पेपर यही रहेगा, ये मेरा टॉपिक कवर हो गया, कवर हो गया, इस टॉपिक से यही आंसर से मेरे को आंसर लिखना है। कम कंटेंट को मल्टीपल जगह कैसे यूज करना है, वही टॉपर बनेगा। ऐसे थोड़ी आप सारा पढ़ जाओगे, सारा कभी नहीं पढ़ सकता कोई इंसान। कम कंटेंट को मल्टीपल जगह यूज करना सीखना है। ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बस ये काम करना है। अब जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ मतलब काफी है, बहुत है ये क्वेश्चन, बस इनको यूज करना सीख जाओ तुम लोग। लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, उसको नहीं, हम जबरदस्ती मेहनत करने में लगे रहते हैं, हम किताब पढ़ लेंगे वो कर लेंगे, वो नहीं, जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको एनकैश करो फटाफट। थर्ड, with regard to the morality of actions, one view is that mean is of the paramount importance and other view is that and justify means, which view do you think is more appropriate, means और ends का है। ठीक है। justify your answer, तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, means से ends करो। 10 मार्कर, 7 मिनट स्टार्ट। चलो भाई, ओवर। ठीक है। तो ये तो समझ गया, आपको ये बता रहे मीन्स और एंड्स का डिबेट है ना, कहाँ पे आपको मीन्स पे फोकस करना है और कहाँ पे एंड्स पे फोकस करना है। एथिक्स में देखो ये भी है कि कहीं ना कहीं आप एक दो एक्सेप्शन जो लेते हो, तो उनको कैसे एक्सेप्शन को लेना है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। पहले देखो मीन्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो हम कह रहे हैं भाई मीन्स इंपॉर्टेंट है, वो ठीक है। तो मीन्स दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, पर फिर किस जगह में बताएंगे कहाँ पे आपके एंड्स कई बार सरपास कर जाते हैं मीन्स को।
तो पहले आप सारा बताओ कि कैसे मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीन्स किसके अकॉर्डिंग, गांधीयन व्यू यही था कि हर एक स्टेप, हर एक मीन्स आपका वो, ठीक है। जबकि यूटिलिटेरियन ये फोकस कर रहे थे आपके एंड्स के ऊपर, जब मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, कैसे हो जाए मैक्सिमम लोगों को। तो ये आपने फिलोसफिकल डिबेट इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो फिलोसफिकल डायमेंशन आपकी इंट्रोडक्शन में ही आ गई है। ये समझो बात को, कोई भी क्वेश्चन देखो उसको कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं ना, जनरल सीधा लिख नहीं रहे हैं, पहले उसको हम एक डायमेंशन दे रहे हैं, फिलोसफिकल डिबेट कहाँ पे जा रहा है वो आपने बता दिया। वो एग्जामिनर को पहली लाइन में इंप्रेस हो जाएगी, बच्चा समझ गया। जैसे उसमें आपने कलेक्टिविज्म लिखा था, समझ गया, फिर अब उसको एलोबरेट करो। मीन्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। क्यों? 1 2 3 4 ये रीजन कि उससे क्या होती है, मोरल लेजिटिमेसी मिलती है। हर एक काम आप ढंग से करोगे तो मोरल लेजिटिमेसी मिलेगी आपको उसको, ठीक है ना। ये सब मैंने पूरा आगे दे रखा है कि राइट एक्शन डन थ्रू रॉन्ग मीन्स अंडरमाइन द मोरल, मोरल अथॉरिटी खराब हो जाती है, भले ही कैसा ही एक्शन हो, अगर गलत तरीके से किया हो तो सही तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मोरल लेजिटिमेसी मिलती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटकम, पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था, जो एथिकल काम होंगे तो क्या होंगे, सस्टेनेबल करेंगे, वो यहाँ पे रिपीट हो गया। अगर आप मॉरल तरीके से मीन्स अच्छे से कर रहे हो तो आप आउटकम कैसे रहेंगे, सस्टेनेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर मॉरल मीन्स पे आप फोकस कर रहे हो तो आउटकम विल बी सस्टेनेबल। और एक दूसरा क्या होता है, हर एक काम को आप अच्छे से कर रहे हो सही तरीके, तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। एक बार गलत किया तो वो स्लिपरी स्लोप होता है फिर वो, ठीक है ना, वो नेक्स्ट वाले पॉइंट में आएगा। इट प्रिवेंट डेंजरस प्रेसिडेंट्स, एक बार आपने कर लिया फिर वो प्रेसिडेंट वैसे सेट हो जाता है, जो स्लिपरी स्लोप की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग, इसलिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, ये सब बिल्ड होता है उसके कारण। फिर आप बताओगे कई बार लेकिन एंड्स माइट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। और इसमें मैंने अलग से लिखा है, ये आपको ये याद रखना है, विद क्वेश्चन। तो करना कैसे है, विद क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं करना हर बार ही कर दिया एंड्स, पर विद क्वेश्चन। अब कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे एंड्स को फोकस, ठीक है, वो होंगे इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, बाई पासिंग लॉ टू सेव लाइफ इन अ डिजास्टर रेस्पॉन्स। आप एक डिजास्टर रेस्पॉन्स में काम कर रहे हो, वहां पे मे बी आपको कुछ लॉ बाईपास करने पड़ जाए, सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी की है, उस केस में आप एंड्स को देखोगे रादर देन मीन्स। फिर मोरल एंड्स वर्सेस इमोरल लॉज, एंड उसका मोरल है लेकिन कई लॉ ही इमोरल है, अगर लॉ ही अनजस्ट है तो उस केस में आप बाईपास कर सकते हो लॉज को। तो ये वर्ड यूज करना है, मोरल एंड वर्सेस इमोरल लॉज। इसका एग्जांपल अपने ऊपर मत लेना कभी, गांधी जी के ऊपर डाल देना जो भी लगे, कि भाई गांधी जी ने खुद किया था साल्ट सत्याग्रह को, ठीक है, जो सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह का एग्जाम्पल दो, बट विद द नॉन वायलेंस, पर उनका तरीका कैसा था, नॉन वायलेंस। तो जहां भी आप एक्सेप्शन लोगे वहां पे आपको सेफ गार्ड लेके चलने हैं अपने, यहाँ पे मैंने लिखा है विद क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा है विद नॉन वायलेंस। तब आपको एग्जामिनर को लगेगा अरे बच्चा कर तो रहा है, एक्सेप्शन पर बहुत तरीके से कर रहा है, मतलब रैश नहीं होना है उसमें कि यहाँ पे कर दो इसका, नहीं, बहुत विद तरीके से एज ए ब्यूरोक्रेट। अब लास्ट में देखो ये वर्ड और खत्म कर देगा कि आप कर लो इनको, लेकिन कैसे करोगे, विद सेफ गार्ड्स, ठीक है, इट रिक्वायर सेफ गार्ड्स। जब भी आप एक्सेप्शन ले रहे हो सेफ गार्ड होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बाहर जाना, ये नहीं अगर कह दिया बाईपास करे, सारे लोग बाईपास कर दिए। प्रोपोर्शनैलिटी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बाईपास करना है बस। तो अब ये वर्ड लिखोगे तो समझेगा एग्जामिनर यार कि आप बच्चा सोच समझ के लिख रहा है और एक्शन भी ऐसे करेगा। हो रहे कुछ रोंगटे खड़े, मेरे तो हो रहे हैं कि ऐसे हम कर रहे हैं यार, ठीक है, ऐसे काम होने चाहिए सिस्टम। कर सर लो, एक एक्सेप्शन दिखा दो, विद सेफगार्ड्स, विद अकाउंटेबिलिटी एंड विद प्रोपोर्शनैलिटी। ये कीवर्ड्स हैं सारे, केस स्टडी में भी ये कीवर्ड डालने हैं सारे आपको, जब आपको हाँ मैं ये चूज करूंगा एक्शन, इसमें ये एक्सेप्शन आएगा, बट विद रिक्वायर्ड सेफगार्ड्स, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। एक कितना बैलेंस आंसर आएगा आपका, ठीक है। लास्ट सर में मैंने एक कंक्लूड डाउट किया, है। इन सिविल सर्विसेज हाउ यू अचीव वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू अचीव। तो कैसे अचीव किया वो उतना इंपॉर्टेंट है आपने क्या अचीव किया, ये कंक्लूजन आएगा, ठीक है। हाउ यू अचीव इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट यू अचीव। पहले वाले में कंक्लूजन क्या था, थिंक बियॉन्ड सेल्फ, है ना, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू थिंक बियॉन्ड सेल्फ। ऐसे एक एक दो लाइन याद कर लो, 13 क्वेश्चन आने हैं, 7 8 तो पहले याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठो आज सारे, इंटेंसिव होगी क्लास, पर क्लास क्या तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस आएगा आज। चलो, ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, मीन्स और एंड्स का डिबेट भी सॉल्व हो गया तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे लिख लो मीन्स वर्सेस एंड्स। तो मीन्स वर्सेस एंड्स का टॉपिक हमारा कवर, यही डायमेंशन लेनी है हमें, कब मीन्स को फॉलो करना है, कब एंड्स को करना है, विद सेफगार्ड, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अगला हो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स। ये सिंपल है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर मैं इसलिए करवा रहा हूँ डायमेंशन आ जाएंगे पेपर में, क्यों, फिर एनवायरमेंट एथिक्स से क्वेश्चन आएगा, ये पेपर में लिख के आना है, इसलिए करवा रहा हूँ ये, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंटल, दो फायदे इसके, एक केस स्टडी जरूर आती है एनवायरमेंट से रिलेटेड,
कहीं ना कहीं वो डालेगा, तो ये कीवर्ड डाल देना उस केस स्टडी के अंदर भी। इसलिए थ्योरी अगर स्ट्रांग होगी ना तो एथिक्स की केस स्टडी में दिक्कत नहीं आएगी आपको, वही कीवर्ड आ जाएंगे। तरीका सबको पता ही है, वही कोर्स ऑफ एक्शन लिखना है, वही ऑप्शन लिखना है, वही मेरिट। दिक्कत क्या आती है, वहां वर्ड्स नहीं आते, और वर्ड्स आते तो बैलेंस डिसीजन लेना नहीं आता। तो वर्ड्स आएंगे तो फिर आप कर ही लोगे सारा काम, इसलिए वर्ड स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ थ्योरी पहले, तो केस स्टडी इजी हो जाएगी फिर बाद में। करो। व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई पढ़ने की, ठीक है। डिस्कस एनी वन एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, कोई भी एक आपको आता है उसको एनवायरमेंटल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। स्टार्ट। देखो, ये मैंने इसलिए लिखे कीवर्ड्स क्योंकि एग्जाम में आते ही एथिक्स और एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट एथिक्स है ना, तो दो तीन कीवर्ड याद कर लो ये भी क्लास में ही, कि है क्या ये एनवायरमेंटल एथिक्स। गांधी का नीड ग्रीड सबने लिख दिया, वो तो बेसिक है, उसके अलावा बता रहा हूँ, ठीक है। मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट, तो ह्यूमन बींग्स और एनवायरमेंट में रिलेशनशिप तो है, वो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी में, पर यहाँ पे रिलेशनशिप कैसी है, मोरल। बस ये वर्ड आएगा, इट्स अ मोरल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरमेंट, तो ये वर्ड याद रखना, मोरल रिलेशनशिप। जो चैलेंज किसको करती है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को, और प्रमोट किसको करती है, इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम। इसमें है क्या चीज, हम नेचर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए नेचर यूटिलिटी है। मैं रिवर को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसका साफ पानी पीना है, दिस इज द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इस व्यू से नहीं चलना है हमें। एनवायरमेंटल एथिक्स ये तो कौन सा कहेगा, यूटिलिटेरियन कहेगा कि भाई रिवर को प्रिजर्व कर लो ताकि वो हमारा यूज हो जाए, दिस इज एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। जबकि हमें प्रमोट क्या करना है, भाई रिवर अपने आप में एक एंटिटी है, एक इकोसिस्टम का पार्ट है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए उसको प्रिजर्व करो। तो बस ये ध्यान रखना है, इनका डिबेट है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से किस पे आना है, एक उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब बर्ड्स को क्यों यू थोड़ी प्रिजर्व करोगे कि आपको अच्छा लग रहा है, भाई बर्ड अपने आप में एक लाइफ है, उसको प्रिजर्व करना, इंट्रिंसिक वैल्यू रिस्पेक्ट है उनके लिए, वैल्यू भी रिस्पेक्ट बोलो उनके लिए। तो बस ये डिबेट स्टार्टिंग में आपको दिखाना है। ऐसे ही आप केस स्टडी में लिखोगे जब आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज द इकोसिस्टम द रिवर हैज इट्स इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट। फिर आप चाहे उत्तराखंड वाला जजमेंट डाल लो बाद में कि उन्होंने ठीक है आइडेंटिटी के हिसाब से एस्टेब्लिश कर रखा है, पर ये थ्योरी डालनी बहुत जरूरी पेपर के अंदर, तब वो लेवल ऊपर उठेगा, पहला जो मैंने लिखा ऊपर, ठीक है। फिर आप बताओगे इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है आपके एनवायरमेंटल एथिक्स की, क्योंकि जब एथिक्स होता है, एनवायरमेंटल एथिक्स होता है, तो इट प्रमोट्स इकोलॉजिकल जस्टिस। जैसे मान लो चिपको मूवमेंट था, वहां पे लोगों ने क्या किया, जो नेचर था उसको प्रायोरिटी रादर देन इकोनॉमिक गेन्स, तो इकोलॉजिकल जस्टिस को प्रमोट करता है एनवायरमेंटल एथिक्स, तो आप चिपको मूवमेंट का एग्जांपल दोगे, ठीक है। फिर आप बताओगे जो इवन एनजीटी है उसके जो डिसीजन है उसको भी एनवायरमेंटल एथिक्स गाइड करता है, जो हमारी पॉलिसीज है उनमें भी हम ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को ध्यान रखना, हम पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें पता है कि हमें एनवायरमेंटल एथिक्स का ध्यान रखना है, तो हम पॉलिसी भी वैसी बनाएंगे, और जो हमारे डिसीजन आएंगे वो भी उसी पे, तो हमारे डिसीजन को, पॉलिसी मेकिंग को उसमें गाइड करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। फिर ये बड़ी अच्छी बात है, इंटर जनरेशनल इक्विटी, ब्रूटन लैंड कमीशन जो आप पढ़ते हो है ना, उसमें इंटर जनरेशनल इक्विटी कहाँ से आया, एनवायरमेंटल एथिक्स की। द फ्यूचर वी वॉन्ट, ये सारी बातें लिखो, और इसमें ये सारी बातें आप लिखते कहाँ पे, ज्योग्राफी के पेपर में, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, या एनवायरमेंट के पेपर यहाँ पे आएगा, इट्स अ डीपली एथिकल स्टैंड, ये वर्ड देखो आप, जो भी आपको लग रहा है उसके आगे लिख दो, इट्स अ डीपली एथिकल स्टैंड। कितना एम्फेसाइज कर दिया आपने, उसको जबरदस्ती कर दिया, हो ना हो, पर अब अगर आपने ये लाइन लिख दी तो इंसान इसको जरूर पढ़ेगा, भाई ऐसा क्या लिख दिया। इट्स अ डीपली एथिकल स्टैंड, ऐसे हाई वर्ड लिखो आप, बिल्कुल पावरफुल वर्ड लिखो, ठीक है। जो वैल्यूज जो नॉन निगोशिएबल है उन पे लिख दो आप, इट्स अ डीपली एथिकल स्टैंड, खत्म। तो आपने अपने वर्ड्स को क्या कर दिया, वो सुपरलेटिव डिग्री दे दी, तो आप आंसर अपने आप उठ जाएगा। एक बच्चा लिखे इट्स एथिकल, आप लिखे डीपली एथिकल स्टैंड, ये बात बस, कोई फर्क फर्क नहीं है बस, ठीक है। और फिर अगर आपको एनवायरमेंट एथिक्स का ज्ञान है तो आप बैलेंस करोगे डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन को, ठीक है, डेवलपमेंट भी करनी है और एनवायरमेंट कंजर्वेशन भी करनी है। और आपकी जितनी भी पॉलिसी होंगी वो आप करोगे, कैसी करोगे, होलिस्टिक। अगर आपको मान लो एनवायरमेंट एथिक्स का नहीं बताया तो आप मोस्टली कैसी पॉलिसी बनाओगे, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक। ये हुआ, इसका एग्जांपल एक लिख लो, मैंने मॉडल आंसर दे रखा है, जो नमामि गंगे का एग्जांपल था ना, वो ये ऐसे हुआ था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था आपका, जब ये प्रोग्राम आया, तो इसका नाम आया था गंगा एक्शन प्लान। तो वहां पे फोकस किसी ऊपर था, टेक्नो सेंट्रिक व्यू था, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो अपने आप गंगा साफ हो जाएगी। तो प्रोग्राम फेल हो गया वो, ठीक है, उसका नाम गंगा एक्शन प्लान। फिर इन्होंने इसको दिया कल्चरल एनवायरमेंटल एंगल और नाम रखा नमामि गंगे। जब नमामि गंगे नाम रखा तो उसमें कल्चरल और ह्यूमन राइट्स उन सबको इंक्लूड करके, गंगा को एज इंट्रिंसिक वैल्यू मान के, उसके आसपास की सोसाइटी को इन्वॉल्व करके,
एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके जब होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहा, तब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। तो ये केस स्टडी मैंने दे रखी है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कैसे प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं, जब हम पूरी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करते हैं, जब हम एनवायरमेंट एंगल डालते हैं, जब हम अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, टेक्नोसेंट्रिक से जो मान लो इको सेंट्रिक व्यू आते हैं, ऐसे कुछ डालने। ठीक है, चलो। तो ये होलिस्टिक एनवायरमेंट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, रादर देन आ सिंगल डायमेंशन डालने में। सिक्स्थ पे आप लिखोगे जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज। अगर आपको एनवायरमेंट का नॉलेज नहीं होगी तो आप ट्राइबल्स को तो इग्नोर ही कर दोगे सबको। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन डालो इसमें, जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज एनवायरमेंटल एथिक्स के। ठीक है, 6 पॉइंट बहुत है, दो हमने ऊपर फिलोसफी मार दी, एक अपने इसका नमामि गंगे का एग्जाम्पल दे दिया। फिर एक इश्यू हमें डिस्कस करना था, ठीक है, उसमें भी मैंने गंगा पोल्यूशन का डिस्कस किया है कि अगर आप उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देख रहे थे, ठीक है, तो आप उसको प्रिजर्व क्यों कर रहे थे? बिकॉज इट इज ऑफ योर यूटिलिटी। लेकिन आप उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से मत देखो, आप उसको देखो इकोसेंट्रिक व्यू से, तब आप उसको प्रिजर्व करोगे, क्योंकि वो अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है, वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बताओ उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इस तरीके से आप इश्यू को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैंने एक दो कोड दे रखी है, तो आप उनसे भी एंड कर देना, कंक्लूड करके आंसर हो जाएगा। इसमें लर्निंग ये थी, जो कहीं भी सेट होगी, वो ये है, अ डीपली एथिकल स्टैंड। ये लिख लो, ये है। तो कहीं भी अपने क्वेश्चन में सेट कर देना ये लाइन, क्या, इट्स अ डीपली एथिकल स्टैंड। बस खत्म, अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी उस लाइन की। जहां आपको लग रहा है इसकी वैल्यू बढ़ानी है, डाल देना उसके आगे, अ डीपली एथिकल स्टैंड। ठीक है, ऐसे आंसर में से बस 3-4 लाइनें निकाल लिया करो, इसमें जो मैंने बोल, ये लाइनें निकली है, बाकी तो फिर इज एम आर दार लगा दोगे अपने आप। जिसने 5-7 वर्ड निकाल लिया आंसर में, हो गया काम। अब एनवायरमेंट एथिक्स सेटल्ड है, इतना ही टाइम है, इतना ही लिख पाएंगे वहां पे। इसके पीछे बुक नहीं पढ़ सकते, इसके पीछे क्लास नहीं लगा सकते, इसके पीछे नोट्स नहीं कर सकते हम, अब इतना ही पढ़ना है बस। पेपर आ रहा है 22 अगस्त को। ठीक है, चलो। हो गया भाई, फोर्थ हो गया। ये एक क्वेश्चन आता ही है लगभग, एक थ्योरी बेस्ड ना, कभी लॉ एथिक्स का पूछ लेगा, कभी कोई दो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। इस बार मोरल इंट्यूशन और मोरल रीजनिंग पूछ लिया, कभी मोरल रिलेटिविज्म और मोरल एब्सोल्यूटिज्म पूछ लेगा। लिख लो, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, कभी आ सकता है, इसमें नहीं है कभी, पर आ सकता है मोरल रिलेटिविज्म और मोरल एब्सोल्यूटिज्म। तो आपको बताना है कौन सा क्या टर्म डिफरेंस है, कब कौन सा अप्लाई करना है, मोरल रिलेटिविज्म एंड मोरल एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन एंड मोरल रीजनिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। चलो देखो, मोरल इंट्यूशन पहले बता दो, है ना, क्या होता है, फिर मोरल रीजनिंग बताओ। एथिक्स में थोड़ा ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई बोलो ये चीज गलत है या सही है, उसमें साथ साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा देख लेना। ठीक है ना। मोरल इंट्यूशन क्या कहेगा? इमीडिएट एक्शन है ना, इंट्यूशन हमारे इमीडिएट, ऑटोमेटिक एंड इमोशनल ड्रिवन जजमेंट, ऐसे जजमेंट जो एकदम से हम सोचते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे हो गए कि भाई किसी बच्चे को मारना वो गलती है ना, पुलिस ऑफिसर है, वो एक्सीडेंट हो गया, वो हेल्प करेगा ही करेगा, एकदम से उसने सोचा, विदाउट इतना कुछ कैलकुलेशन किए। तो ये जो आपका मॉरल इंट्यूशन होता है, इट्स इमीडिएट, ऑटोमेटिक एंड इमोशनल ड्रिवन जजमेंट्स, वो आप बताओगे। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी ट्रेनिंग कैसे हो रखी है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका कल्चर कैसा है, आपके इंस्टिक्ट कैसे है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फिर आती है मॉरल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग तो फिर वो पूरा आप कैलकुलेट करते हो उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा, है ना, एथिकल थ्योरीज उनके दिमाग में लगाओगे, अच्छा कौन सी थ्योरी काम करेगी। वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इट्स अ डेलिबरेटिव लॉजिकल प्रोसेस, इट्स बेस्ड ऑन एथिकल थ्योरीज। एग्जाम्पल जैसे मान लो विस्टर ब्लोअर एक्ट है, वो कैसे बना है, कैसे उसको यूज करना है, वो क्या है, पूरा एक प्रोसेस है, क्या उसमें सेफ गार्ड लेने हैं। तो इट्स बेस्ड ऑन द मॉरल रीजनिंग। एक होता है मॉरल इंट्यूजन, एक हो गया मॉरल रीजनिंग। फिर लास्ट में आप ये बताओगे भाई दोनों ही जरूरी है, ये नहीं कि एक ही है। कई जगह पे मॉरल इंट्यूशन काम आते हैं, कई जगह पे मॉरल रीजनिंग। एक आपने कोविड-19 के टाइम पे मान लो कोई गरीब इंसान है, एक केस स्टडी एग्जांपल दे दो आप उसमें, उसने चोरी कर ली, तो मॉरल इंट्यूजन वाला क्या कहेगा? वो कहेगा यार इसका पैसा नहीं था, वन में फील सिंपैथी एंड बिलीव हिज एक्ट वाज नो रॉन्ग। तो इंट्यूजन वाला उससे एकदम से कहेगा, सिंपैथी आएगी उसको। लेकिन रीजनिंग वाला क्या कहेगा उसको? मॉरल रीजनिंग वाला कहेगा कि लीगल पर्सपेक्टिव से तो ये गलत है, स्टीलिंग इज लॉ, पर जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस थी उसके हिसाब से ही ठीक है। तो उसने दोनों में रीजनिंग दे दी, एक डेलिब्रेट करके।
ये फर्क है मोरल रीजनिंग और मोरल इंट्यूशन। तो आपने एक एग्जाम्पल से उसको समझा दिया, ठीक है, उसने चोरी की थी तो रीजनिंग वाला क्या कहेगा कि भाई वैसे ही ठीक है फ्रॉम फ्रॉम द जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है। और मॉरल इंट्यूशन वाला क्या आएगा, भाई जरूरत थी इसको तो ये ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल आपको बताओगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देना। बोथ मोरल इंट्यूशन एंड रीजनिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब इंट्यूशन के क्या फायदे वो बताओ और रीजनिंग के क्या फायदे हैं। वाइल इंट्यूशन ब्रिंग ह्यूमननेस एंड इमीडिएसी ऑफ डिसीजन, एक तो ह्यूमननेस लेके आता है इंट्यूशन आपका, और एक इमीडिएसी, फटाफट डिसीजन लेना है, ठीक है। और रीजनिंग और बाकी जो आपका मोरल, ये आपका रीजनिंग ये क्या लेके आएगा आपके उसके अंदर, इट एंश्योर जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। तो ये दोनों के फायदे बताने हैं आपको कि मोरल इंट्यूशन लेके आता है इमीडिएसी एंड ह्यूमननेस, और मोरल रीजनिंग लेके आता है आपके डिसीजन के अंदर जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। अब इससे दिमाग कंक्लूजन क्या निकला, जब भी कोई दो वैल्यू को कंपैरिजन करवा रहे हैं, अभी वो दोगे ना, तो आप दोनों का बताओ ये उसके एग्जाम्पल किन थ्योरीज पे बेस्ड है, ठीक है, क्या उसके फायदे होंगे, फिर एक केस एग्जाम्पल ले लो, ये पैरामीटर तुम्हारा स्टैंडर्ड बन गया। उसमें दोनों थ्योरी बताओ कैसे वो थ्योरी लगेगी दोनों, फिर लास्ट में बताओ कि दोनों जरूरत है, इस केस में ये जरूरत है, इस केस में ये जरूरत है, इससे ये फायदा होगा और उससे वो फायदा होगा। ये एक टेम्पलेट बन गया जब दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, सिमिलर वैल्यूज को, ठीक है। ये टेम्पलेट हमें घर पे जाके फ्रेम करना है ऐसे करके, इसी क्वेश्चन से वो टेम्पलेट बन रहा है। इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ आपके साथ, अलग अलग माइंड की फैकल्टीज डेवलप हो जाए, अलग अलग क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अलग अलग क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखना है उसके अंदर। जैसे एक डायग्राम हमने वो बनाया था पहले वाला ना, इकोसेंट्रिक एंथ्रोपोसेंट्रिक, वो भी डायग्राम बन गया। तो हर एक के अंदर डायग्राम भी अलग करने अप्रोच हमें, ठीक है। किसी में फ्लो चार्ट, किसी में इनपुट आउटपुट, अलग अलग तरीके से, तो ये भी एक थिंकिंग का पार्ट है। किसी में टेबल आ जाएगी, इसमें टेबल ही बन सकती थी, ठीक है, मॉडल आंसर में टेबल फॉर्म में दिया है इसको। नेक्स्ट, इट इज ऑफन, अच्छा है ना एक क्वेश्चन रेगुलर 10 ठीक है। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे काम आएगा आपको, गवर्नेंस वाले को जब एंगल आता है, आपको कहेंगे कि पॉलिटिक्स का है ना, तो पॉलिटिकल वाला एंगल जो भी आएगा उसमें एथिकल डायमेंशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल जो गांधी जी का सीन है, उसको अगर करना है तो ये मतलब पॉलिटिक्स वाले जो भी पार्ट आगे उसका ये डायमेंशन कवर करेगा ये वाला क्वेश्चन। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। और दूसरी बात ये है, कई बार जो परसेप्शन बना होता है ना, उसको आपको कैसे काउंटर करना है, उस वाले क्वेश्चन में भी ये डायमेंशन आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको। नॉर्मली सबने ये मान लिया ना कि पॉलिटिक्स में तो करप्शन ही है, वही है, तो ऐसे जो नैरेटिव है उसको कैसे काउंटर करना है, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, तो ये आंसर जब आप कर लोगे फ्रेम, तो यही मॉडल उन क्वेश्चंस में लगेगा। ऐसे आपको ब्रॉड सोचना है कि मैं क्वेश्चन को कहाँ का यूज कर सकता हूँ। इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड, जस्टिफाई आंसर विद इलस्ट्रेशन। क्योंकि पीवाईक्यू करने का यही फायदा मैं बता रहा हूँ, एक तो कई बार थीम रिपीट होती है, कई बार जो मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रॉड आइडिया आपने ले लिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आंसर करना है, वो हो जाएगा। और दूसरा आप लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाते हो यूपीएससी की। करो, 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 मिनट 10 मार्क्स 150 वर्ड। बड़े अच्छे हैं कीवर्ड्स जो आपको हाईलाइट करना है। पहली बात तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल तो सभी लिखेंगे गांधी जी वाला, उसके अलावा मैंने एक कोट और दी है, ठीक है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन का क्या व्यू था, पॉलिटिक्स bereft ऑफ एथिक्स इज अ बिट्रेयल ऑफ द पीपल। तो ये कोट और होगी आपके पास, पॉलिटिक्स से related कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। द बिलीव दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर, जो आपने क्वेश्चन को काउंटर कैसे कर रहे हो आप उसको, ठीक है। अराइज फ्रॉम द परसीव्ड मोरल, या उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हो, तो ये बढ़ाना चाहिए, इट्स अ परसीव्ड मोरल कॉम्प्रोमाइज इन द पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। ये परसीव किया जा रहा है कि लोग मॉरल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए लगता है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल चल रही है, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे इट्स अ परसीव्ड, ठीक है, पॉलिटिक्स एथिक्स डू नॉट अराइज बिकॉम द परसीव्ड मोरल कॉम्प्रोमाइज इन द पॉलिटिकल एक्शन। हाउएवर दिस इज अ पार्शियल ट्रूथ, फिर आप इसको बोलोगे है ट्रूथ पर कैसा है, पार्शियल ट्रूथ है, ये कीवर्ड आ रहा है इसमें, ठीक है। वाइल पॉलिटिक्स ऑफन इन्वॉल्व्स, लेने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, एथिक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर उनमें वैल्यूज होती है, ठीक है।
एथिकल वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, जस्टिस, कंपैशन रिमेन्स एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक ट्रस्ट। तो जो आपको डिसीजन लेने हैं, पॉलिसी बनानी है, लो, लेकिन उनमें ये वैल्यूज इंक्लूड करो। अब उसके रीजन बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट, नहीं तो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये अगला वर्ड आएगा, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन में ये आ गया। तो परसीव्ड है ये मोरल, आपका मोरल कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है पता नहीं, परसीव्ड है ऐसे बोलना है। दूसरा पार्शियल ट्रूथ है ये, ठीक है। तीसरा जो ये हमें वैल्यूज लेके आनी है, भले स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, इट विल लीड टू पब्लिक ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। बस ये चार वर्ड हो गए। अब इसी के हिसाब से आगे कर लेंगे हम। वाई पॉलिटिक्स इज ऑफन अपीयर एज अनएथिकल, क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, पावर सेंट्रिक माइंड होता है। यहाँ पे एक और क्या आएगा, मीन्स वर्सेस एंड्स लग जाएगा ना यहाँ पे। एंड क्या है, विनेबिलिटी, जीतना है। मीन्स चाहे कुछ भी हो, चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर हो, इसलिए हो रहा है ये, ठीक है ना। पावर सेंट्रिक माइंडसेट, पॉलिटिशियन में प्रायोरिटाइज विनिंग इलेक्शन ओवर सर्विंग द पब्लिक गुड, ठीक है। यूज ऑफ कास्ट रिलीजन फ्री बीज टू गेन वोट्स अंडरमाइन द एथिकल। दूसरा कंप्रोमाइज ऑफ मीन्स फॉर एंड्स, एंड जस्टिफाई मीन, कैसे भी करके जीत जाओ, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, इवन जो पहले दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी फिलोसफी दूर दूर तक मिलती नहीं थी, वो भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट फॉर द मेकिंग द गवर्नमेंट। तो कोलिशन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे उनके प्रिंसिपल भी मैच नहीं कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। तो इसीलिए ये रीजन है कि भाई पॉलिटिक्स इज ऑफन अपीयर एज अनएथिकल। करप्शन देखा जाता है काफी, नेपोटिज्म देखा जाता है। पहले आप रीजन तो दो गई भाई, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है ना। वाई एथिक्स इज असेंशियल इन पॉलिटिक्स, पर एथिक्स जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? ऊपर मैंने दो वर्ड तो बता ही दिए थे, उन्हीं से कर लो। क्या वर्ड, दो वर्ड थे, पब्लिक ट्रस्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बस, ठीक है, वो डाल देना। उसके बाद कि पब्लिक ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, कैसे लोगों का ट्रस्ट मेंटेन होगा तभी, जब अगर एथिकल पॉलिटिक्स होगी तो। उसके एग्जाम्पल दो आपकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे अपने इंटीग्रिटी से एथिक्स से होगी है। पॉलिसी मेकिंग मिलियंस लोगों को इफेक्ट करती है, अगर आपने थोड़ा भी उसमें चेंज किया तो वो क्या होगा फिर, वो इट विल लीड टू द बेनिफिट ऑफ फ्यू, काउंटरिंग द प्रिंसिपल ऑफ उबंतु, पहले वाला अभी जो गया था। वहां भी हम यही करें ना पॉलिसी मेकिंग में, सबके बेनिफिट के लिए। अगर बिरेफ्ट ऑफ प्रिंसिपल होगी पॉलिटिक्स तो क्या होगा, उबंतु वाला प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर पाएंगे सबके बेनिफिट में, ठीक है। अनएथिकल लैंड एक्विजिशन, ये सब चीजें नुकसान होंगे। जो एग्जाम्पल और वर्ड्स लिखने हैं वो वही लिखने हैं जो एथिक्स हो। कलेक्टिविज्म, उन सबको नहीं कर पाएंगे हम। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एथिकल गवर्नेंस, अगर आप इन अनएथिकल गवर्नेंस चला रहे हो तो कितने चला लोगे, थोड़े टाइम चला लोगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको एथिकल गवर्नेंस लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अवेयर होंगे उनके फायदे के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। वही वर्ड आ रहे हैं बार बार, देखो रिपीट होने लगे वर्ड। चार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अब वही आ जाएंगे, सब में लोग लग जाएंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसे हर टॉपिक के 10-12 क्वेश्चन कर लिए तो सारे वही रिवर्ट्स होंगे, सारे क्वेश्चन आपका आंसर बना लोगे। मैंने तो चार करे हैं, पांच के भी मेरे वर्ड रिपीट होने लगे, वो लग जाए, सारे सेट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब वोकेबलरी क्या होगी, दिमाग में बैठ गई वो चीज। अब कोई भी आंसर लिखवा लो, लिख दोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें एग्जांपल आगे स्कैंडिनेवियन कंट्री जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कैसे सिनर्जी लेके आनी है हमें एथिक्स में और पब्लिक पॉलिटिक्स में और एथिक्स में, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग जो मनरेगा है, ठीक है, वो भी कलेक्टिविज्म की बात कर रही है, एथिकल है उस तरीके से। अगर एक क्वेश्चन नहीं आती आप तो मोहल्ला क्लिनिक्स भी डाल दो, वो सब भी, वो पहले वाले एग्जाम्पल ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एथिकल पॉलिसी है वो भी सारी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने ही रिजाइन, जबकि उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं था रिजाइन करना, पर फिर भी मॉरल ऑब्लिगेशन पे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइन आफ्टर द रेलवे एक्सीडेंट्स। तो ये क्या दिखा रहा है, इट्स अ सिनर्जी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। पब्लिक का ट्रस्ट, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सारे वो चीज दिखा रहा है जहां पे सिनर्जी शो हो रही है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है हमेशा ही कि लोग विदाउट प्रिंसिपल ही पॉलिटिक्स होती है, प्रिंसिपल के साथ ही पॉलिटिक्स हो सकती है, ये सब एग्जाम्पल है। तो आपने उसको डिफेंड भी किया उस चीज को, ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करके खत्म। तो ये नहीं है बस जो हम एक्टिविस्ट सुनते रहते हैं या न्यूज़पेपर सुनते रहते हैं सब खराब है, करप्शन है, वो भी उन्हें दिखाना है। आपको बताना है अच्छा, हाँ रिक्वायरमेंट भी और कैसे कैसे एग्जाम्पल अच्छे थे और वो लाने की जरूरत क्यों है पब्लिक ट्रस्ट के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंश्योर करने के लिए। सेवेंथ, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कहीं भी अप्लाई जाएगा, कैसे जनरल, बहुत जनरल है, लिखो डायमेंशन। ऐसे जनरल क्वेश्चन में डायमेंशंस और एग्जांपल ज्यादा आएंगे उतना ही ठीक रहेगा। हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल, सोशल की और ह्यूमन वैल्यू, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जनरल। पर इसमें
ठीक है। देखो कैसे एथिकल वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी सोशल वेलबींग में, है ना। तो ये अगेन मेरे लिखवाने के पीछे पर्पस यही था। इन वैल्यूज को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, जो मैं आज एग्जाम लाइन लिखूंगा ना आप, ये क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो एक डेवलप हो जाएगा आपका आंसर। एग्जाम्पल मैंने दे रखे मॉडल आंसर के अंदर, वहां से देख लेना एग्जाम्पल। अगर आपके, क्योंकि एथिक्स में जितने आप खुद के एग्जाम्पल लिखोगे बेटर है। टाइम कम है तो मॉडल आंसर मैंने दे रखे, अदरवाइज अपने एग्जाम्पल इसलिए छोड़ दिया मैंने, वो अपने हिसाब से आप डाल लेना। अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी है जो सोसाइटी या सोशल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करेगी। पहला है जस्टिस। अगर हम ऐसी वैल्यूज लेके आ रहे हैं जस्टिस, तो क्या होगा, सोसाइटी में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा। ठीक है, तो इससे होगा इट एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, तो सोशल वेलबींग प्रमोट होगी। अगली वैल्यू इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी होगी तो सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, प्रोबिटी आएगी गवर्नेंस के अंदर, लोगों का पब्लिक ट्रस्ट, पहले वर्ड यूज होता है पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, तो बिल्ड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस। फिर अगर एम्पैथी और कंपैशन होगा, ये वैल्यू होंगी सोसाइटी, तो कैसे फायदा होगा सोसाइटी में, कि इट रिड्यूस द सोशल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप दूसरों के दर्द को भी समझोगे। एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि आप डाउन टू रोडन वनरेबल सेक्शन लास्ट मैन उसको भी समझोगे। तो ये कंपैशन अगर एम्पैथी रहेगी तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इंक्लूसिव होगी। डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगी। इकोनॉमिक्स में कैसे लिखते हैं हम, अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। यहाँ पे डेवलपमेंट इंक्लूसिव कैसे होगी, जब हम एम्पैथेटिक और कंपैशनेट होंगे। ये वर्ड्स फर्क आएगा बस। अब यहाँ पे अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर एथिक्स के अंदर आ रहा है, तो वहां पे वो मत लिख देना पुल बना दिया, रोड बना दिया। वो तो है ही, यहाँ पे तुम्हारा नेचर लॉज बनने के बाद पेपर 2 में आ गया तो गवर्नेंस लिख देना। यहाँ पे लिखना है तुम्हें एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना है, प्रॉपर्टी बना के रखनी है, तब जाके वो डेवलपमेंट होगी इंक्लूसिव। कलेक्टिविज्म, उबंतु, वही सारे वर्ड मारने हैं, वापस हो जाएगा आंसर पक्का। ठीक है, ये हो गया। फिर टॉलरेंस और प्लूरलिज्म अगर होगा, आप अगर ये वैल्यू आप करो, सोसाइटी में फायदा क्या, इट विल प्रमोट द पीसफुल को एक्सिस्टेंस स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया विच आर वेरी डाइवर्स। ये वैल्यू होंगी तो सोसाइटी में ये फायदा होगा। फिर आप लास्ट में लिखोगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ये वैल्यू लेके आ रहे हैं तो सब लोग क्या करेंगे, सोसाइटी के गुड की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, कलेक्टिविज्म के थ्रू। अगर आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हो तो एंश्योर सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल गुड। ये सब हो गया। ऐसे मैंने इंडिविजुअल का बताया है। इंडिविजुअल का तरीका अलग है थोड़ा, कि इंडिविजुअल में अगर आप एथिक्स लेके आते हो अपने लाइफ में, तो आपकी किन किन एरियाज में ग्रोथ होगी। आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, क्योंकि आपको एक इनर पीस मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आपकी आपने एथिकल काम किए हैं। ठीक है ना। अब क्लैरिटी ऑफ पर्पस रहता है, आपको क्लैरिटी में कोई काम करना है नहीं करना है, इसलिए आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती है इसके अंदर। एक आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, आप स्ट्रेस नहीं होते हो। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट, तो मेंटल हेल्थ पे आपके काम होएगा। रिलेशनशिप आपकी ट्रस्ट मेंटेन रहता है, ठीक है ना, रिलेशन में लॉयल्टी मेंटेन रहती है, रिस्पेक्ट होती है आपकी, इसलिए आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं इससे। ये वर्ड लिखने हैं आपको, ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये वर्ड यहाँ पे लिखना है कि इसका कौन सा है। ठीक है, ये मैंने दे रखा है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, आपके क्लियर प्रिंसिपल्स हैं, है ना, क्या ट्रेड ऑफ आपको करने हैं क्या नहीं करना, इट विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग। एथिकल रीजनिंग प्रमोट वाइज डिसीजन। ठीक है, इंक्लूसिव चॉइसेस, क्योंकि आप वर्चुअस, यू विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन वर्चू एथिक्स, जो भी ऑनेस्टी है मैन, ठीक है, उनके हिसाब से। तो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। और ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस। कांतियन व्यू, ह्यूमन इन एंड इट सेल्फ, उन्हीं का वेलफेयर करना है। ठीक है ना, तो ये सब आपका ह्यूमन डिग्निटी भी आप मेंटेन रखोगे। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूड कर देना। ठीक है, बेसिक्स ये आपको ऐसे, अब इतनी डायमेंशन लिख ली, अब कभी भी एथिक्स का बता देगा आपका इंडिविजुअल की ग्रोथ में, ये पॉइंट लिख देना, उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप में और ह्यूमन डिग्निटी में, खत्म। सोसाइटी का एक उसमें ये वैल्यूज चाहिए भाई, जस्टिस चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, एम्पैथी चाहिए, प्लूरलिज्म चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो इससे ये फायदे हैं। हो गया आंसर। ये तो ऐसा है, कहीं भी डाल देना, मतलब ऐसी वैल्यूज है सारी है, इसलिए क्वेश्चन करवाए वाला। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला नहीं करेंगे, है ना, सबको रटा होगा, ये तो बार बार रगड़ रखा होगा आप लोगों ने। डिस्कस द महात्मा गांधी व्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस। ठीक है, ये कर लेना मॉडल आंसर से, सबको आता है, ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9। द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन, ये थोड़े सोसाइटी में और एथिक्स में जो करंट में सिचुएशन चल रही है ना, उससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं।
मान लो एग्जामिनर को लगा होगा कि उसका जो पोता है या ग्रैंड सन है या डॉटर है, ठीक है, उसको अब कर्लिंग वर्लिंग नहीं मिल रही, वो फोन में लगा हुआ है, उसने क्वेश्चन ये बना दिया आजकल कि कर्लिंग से ज्यादा लोग बच्चे पेरेंटिंग में फोन को दे रहे हैं। मतलब जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना? तो एथिक्स में और सोसाइटी में ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो करंट जो प्रॉब्लम चल रही है उनसे रिलेटेड वैल्यूज को करा देंगे, या सोसाइटी में उससे रिलेटेड सोसाइटी का क्या एंगल है वो मैं सोसाइटी में बताऊंगा आपको कैसे। या एथिक्स वाला देखते हैं, द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन। ऐसी सोसाइटी में काफी दिखाएंगे कि मैरिज का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं सच्ची में, हम देखते हैं अरे सच्ची में चल रहा है उनको, बोले वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, बिल्कुल रियलिटी वाला। द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज, इवन ऐसे भी आ चुका है उसका फोमो वाला पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे ना, तो वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि हम जो शो ऑफ कल्चर में जा रहे हैं उसमें कैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। द करंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन इन कन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज। डिस्कस। इस पे डायमेंशन सोचनी है, या जो आप सब हेडिंग बनाओगे वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइन ऑफ थॉट क्या था, कैसे आपने क्वेश्चन को ब्रेक किया है, सब हेडिंग के अंदर कितने पार्ट्स आपने उसको ब्रेक किए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझ के उसको ब्रेक करो कि कैसे कंफ्लिक्ट में है, कैसे नई वैल्यूज आई हैं, ये दो तीन डायमेंशन डालनी है आपको, कैसे बैलेंस करना है। चलो भाई, देखो एक दो पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में अपन मॉडल आंसर देखेंगे। कैसे आप पहले बताओगे भाई, है ना, फिजिकल डिस्टेंस कम हुआ है ना, ऑनलाइन से, इंटरनेट से, डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज आई है जिनके पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। पहले हम देखेंगे एरिया जो कंफ्लिक्ट में है, तो आप देखो मटेरियलिज्म का एक नया कल्चर आया ज्यादा और बढ़ा है इस चीज से दिखाने वाला, कंपेयर टू अवर ट्रेडिशनल एथिकल वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। तो एक आप बच्चा लिखेगा मटेरियलिज्म वर्सेस सिंप्लिसिटी, बस उसमें वर्ड डाल देना आगे एथिकल, तो बन जाएगा एथिक्स का आंसर। ठीक है, मटेरियलिज्म वर्सेस एथिकल सिंप्लिसिटी। अब मटेरियलिज्म में क्या क्या होता है? शो ऑफ कल्चर, कंज्यूमरिस्ट बिहेवियर, फटाफट ऑनलाइन में शॉपिंग कर दी दिखाने के लिए, रील अपलोड करने के लिए, और कर रहे हैं नए नए ड्रेस पहन रहे हैं रोज। कंज्यूमरिस्ट, आउटवर्ड ओरिएंटेड, हमें अपने आप से मतलब नहीं है, चाहे पैसा ना हो जेब में चाहे कुछ, पर आउटवर्ड ओरिएंटेड, लोगों को दिखना चाहिए भाई घूम के आया है, खा के आया है बाहर, रील डलनी चाहिए, आउटवर्ड ओरिएंटेड। ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, बस कंसा सोचा नहीं हमारे ऊपर क्या नुकसान पड़ रहा है, बॉडी पे क्या हो रहा है, थक रहे हैं, खा रहे हैं, बस प्लेजर विदाउट कंसाइंस वाला लगा दिया आपने यहाँ पे। तो कैसे मटेरियलिज्म में 4 पॉइंट डालोगे वो लिख दिया मैंने यहाँ पे आपको। आगे मटेरियलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, ये 4 पॉइंट लग जाएंगे, गांधी जी का प्रिंसिपल लग जाएगा, सेवन सिन वाला। ठीक है। एथिकल सिंप्लिसिटी में हम किस पे करते हैं बिलीव? मॉडरेशन में, मिनिमलिस्ट अप्रोच, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, बोस्ट नहीं करते, यहाँ तो बोस्टिंग पे होती है, यहाँ पे आते हैं हम्बलनेस पे, हम्बल रहो। ठीक है, यहाँ पे इनर पीस, दुनिया वाले कुछ भी सोच रहे हैं, सिंपल टी शर्ट पहन रखी है, अगर वो खुश है तो खुश है, इनर पीस। ठीक है, यहाँ पे फोकस था ट्रेडिशनल वैल्यूज के अंदर। मतलब हम अपने फादर्स को भी देख सकते हैं, उनको मतलब नहीं होता लोग क्या कह रहे हैं, कैसी गाड़ी के लिए कह रहे हैं, आप भले उनको कहते हो कि गाड़ी ले लो, ये कपड़े पहन लो, वो फिर भी सिंपल रहते हैं, इनर पीस, ट्रेडिशनल वैल्यू, सिंप्लिसिटी। ठीक है। साइबर क्राइम वर्सेस ट्रेडिशनल एथिक्स ऑफ नॉन स्टीलिंग। हमारे ट्रेडिशनल एथिक्स क्या थे भाई? चुराना नहीं है, नॉन स्टीलिंग है। यहाँ तो ऑनलाइन ही कर दिया का सब, साफ कर दिया अकाउंट। ठीक है, रातों रात। मेरे पास भी आया था एक मैसेज, ठीक है, बच गया अकाउंट हो जाते हैं साफ, अकाउंट नहीं मिलता। ठीक है। साइबर थेफ्ट, इवन बुक्स, ये तो नॉर्मल बना दिया इन्होंने। अब ये बड़ा अच्छी है, दिखा किट्स नॉर्मलाइज द अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन, ये नॉर्मल ही है, पायरेसी कर दो यार, कि कॉपी पेस्ट कर दो, ये नॉर्मल बन गया मतलब ये। ठीक है, ये जो है ना साइबर थेफ्ट, बुक्स एंड नोट्स पायरेसी, किसी के आईपीआर राइट वायलेट, ये नॉर्मल बन गया है। नॉर्मलाइजिंग अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन, ये वर्ड, ये मतलब ऐसे वर्ड डालने हैं आपको, कर तो सभी रहे और नॉर्मल बना दिया ये चलता है इतना तो यहाँ पे आप डाल दोगे चलता टाइप एटीट्यूड, जो होता है ना, एक वर्ड चलता है, चलता है एटीट्यूड। ठीक है, तो चलता है एटीट्यूड का क्वेश्चन आएगा तो आप फिर ये वर्ड डाल देना, नॉर्मलाइजिंग अनएथिकल बिहेवियर, उस टाइम पे जहाँ पे जो आगे कीवर्ड डालना है वो डाल देना। तो ये वर्ड एक और मिल गया आपको, नॉर्मलाइजिंग अनएथिकल बिहेवियर। ऐसे वर्ड निकालने हैं आपको एथिक्स के भाई, किताबें नहीं पढ़नी है, हो गया किताब का टाइम, इसमें से निकाल लो, काम हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। किताबें पढ़ोगे तो पूरी किताब में से 2 वर्ड निकलेंगे काम के बस। ठीक है, ये हो गया था। महात्मा गांधी जी का आपको खुद ही करना था। ये वाला क्वेश्चन है अपना, ये मैंने 2 समझा दिए।
फिर देखो डिजिटल हेट वर्सेस सोसाइटल हार्मनी। पहले हम सोसाइटल हार्मनी में बिलीव करते थे, प्लूरलिज्म में, कोएग्जिस्टेंस में। आजकल फॉल्स मैसेज जा रहे हैं, है ना, डिजिटल हेट प्रमोट हो रहा है, वो वाला। फिर आप देखो कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। पहले वैल्यू थी कलेक्टिविज्म की, आज इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू है जो इंटरनेट पे चल रही है। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। जेंडर रोल्स वर्सेस जेंडर इक्वालिटी, है ना। अब ये थोड़ा इसमें देखो पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल वैल्यू क्या थी, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था, इट प्रमोट्स डिफाइंड जेंडर रोल, फिक्स था, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट से क्या हुआ, डिजिटल एक्टिविज्म प्रमोट्स जेंडर इक्विटी, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है। पर चेंज तो आया ना, ये चेंज बता रहा हूं मैं कैसे। ट्रेडिशनल में क्या था, कन्फाइन था, रोल्स थे, लेकिन अब इससे अवेयरनेस हो रही है और एक जेंडर रोल में चेंज आया है। फिर पेशेंस एंड प्रोसेस वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब हमसे क्या होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पहले क्या था, पेशेंस और प्रोसेस से बिलीव करते थे हम। अब तो इंस्टेंट, प्रोसेस कुछ भी हो, फटाफट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये वैल्यूज में चेंज आया है, ठीक है। फेस टू फेस बॉन्ड वर्सेस वर्चुअल बॉन्डिंग, ये चेंज आया है, ठीक है। वर्चुअल कनेक्शन या वर्चुअल बॉन्डिंग। पर इनके अलावा कुछ और नई वैल्यूज भी आई है, इंस्टिलिंग न्यू वैल्यूज बाय इंटरनेट एक्सपेंशन, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, है ना। तो चाहे मान लो एससी हो, चाहे वीमेन हो, तो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइस, ये अच्छी बात है, ठीक है। रिवाइवल ऑफ रिस्पेक्ट बेस्ड वैल्यूज अक्रॉस कल्चर। और अब वैल्यूज जैसे मान लो, चाहे इवन फादर डे का सेलिब्रेशन हो, ग्रैंड फादर हो, उस तरीके की जो वैल्यूज है। कई बार क्या होता है, कैंपेन चल जाता है, उससे फिर और एक सोसाइटी में ट्रेडिशन वैल्यू क्या होती है, रिस्पेक्ट हो जाती है। या फिर वोकल फॉर लोकल लिख सकते हो आप इसमें, है ना। वोकल फॉर लोकल भी इंटरनेट से काफी स्प्रेड हुआ था। तो इस तरीके की कुछ वैल्यूज का क्या होता है, रिवाइवल भी होता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस विजडम, जो हमारी लोकल चीज है वो वर्ल्ड लेवल तक चली जाती है एकदम से। योग का एग्जांपल, आयुर्वेद का एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एथिक्स में दोनों पहलू दिखाने हैं आंसर में। ये याद रखना, मैंने अभी दो तीन क्वेश्चन में आपको ये चीज करके दिखाई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था, कहाँ पे एथिकल ट्रेड ऑफ करना है और कहाँ पे हेल्दी ट्रेड ऑफ करना है। एथिकल ट्रेड ऑफ नहीं करना है, सॉरी, और कहाँ पे हेल्दी ट्रेड ऑफ करना है। तो ऐसे दोनों साइड देखनी है आपको पॉइंट्स की, तब जाके वो आंसर कंप्लीट होएगा आपका, ठीक है। फिर ये डबल एस स्वॉर्ड, है ना, और इस तरीके से कर लास्ट। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट। चलो, ये लगभग सिमिलर लाइन पे ही है। द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। ये हो जाएगा कि हम नैरो मान रहे हैं, वही कंज्यूमरिस्ट वैल्यू इन सबको, ठीक है। जो हमने गुड लाइफ को मान लिया कि ये गुड लाइफ है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा ऊपर वाले दो क्वेश्चन से, और इससे मिलके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। What does the following quotation means to you? Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. पोर्टर स्टीवर्ट। ये ऐसे भी आ सकता है और वैसे भी एक लाइन यूज हो सकती है कंक्लूजन में। अच्छा है, लिखो इसको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिख लो अच्छे से, ठीक है। बाकी तीन चार क्वेश्चन आप घर से कर लेना, कोई दिक्कत हो मेरे को बता देना। अच्छे से मन लगा के लिखो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में आप बता सकते हो कोर्ट क्या, अगेन जो मेन प्रिंसिपल है, द कोर्ट हाईलाइट्स द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल परमिसिबिलिटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या लीगली परमिसिबल है और क्या हमारी उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। कुछ चीजें होती है लीगली परमिसिबल होती है, वो क्या हमें वो बिल्कुल ब्लाइंडली कर लेनी चाहिए क्या, या हमें उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है हमारी। तो इस डिस्टिंक्शन को ये कोर्ट करती है क्लियर, ठीक है। एथिक्स बिगिंस वेयर लॉ एंड्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एथिक्स क्या है, इट डिमांड्स मोर देन जस्ट अबाइडिंग द लॉ। तो ये भी आप कोड लिखते हैं, एथिक्स बिगिंस व्हेन वेयर लॉ एंड्स। तो मोर देन लॉ, लॉ से ज्यादा चाहिए आपको एथिकल एक्शन लेने के लिए। तो एथिकल कंडक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कि आपके एक्शन में क्या हो, आपका मोरल डिस्क्रिमिनेंट हो, ठीक है, एम्पैथी हो, इंटीग्रिटी हो। तो ये आपको लिखना है। ऐसे आप ये इसलिए लिख रहा हूँ, कैसे फ्रेम करोगे आंसर को, कैसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करोगे। पहले आप बताओगे क्या बेसिक है उसका, उसके रिगार्डिंग एक और कोड दोगे कि एथिक्स जहाँ चालू होता है जहाँ लॉ खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा आपको, और उसके लिए किन किन वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा डिसीजन लेते हो। एथिकल डिसीजन के लिए आपको मॉरल, मोरालिटी का, मॉरल डिस्क्रिमिनेंट का, एम्पैथी का, इंटीग्रिटी का, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक्शन हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये अगर परमिसिबल बाय लॉ है तो इट विल बी ऑल्सो बी मॉरली जस्टिफाइड। तो सारे लॉ ऐसे नहीं है, अगर सारा कुछ लॉफुल है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एथिकल भी होएगा, ठीक है ना।
ऐसे ये वाला डायग्राम बना लोगे। ये भी बहुत यूज करना है आपको, वेन डायग्राम मैं बताना भूल गया था। और आता है ना ये सिंपल अपना बेसिक वाला डायग्राम, दिस इज लॉफुल, दिस इज एथिकल, बट सर्टेन एक्शंस आर बोथ एथिकल एंड, ये वाला डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। तो जैसे बनाना चाहोगे बन जाएंगे डायग्राम, ठीक है ना। गांधी जी ब्रोक इवन कॉलोनियल लॉज, ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि सारे लॉज हमेशा जरूरी नहीं कि दे आर मोरली जस्टिफाइड। वर्चू एथिक्स, आपको ये देखना है कि भाई जो एक वर्चुअस आदमी था या है, जिसकी वैल्यूज है, वो जो फॉलो करेगा वो एक्शन को लेना है। वर्चुअस, डू व्हाट अ वर्चुअस पर्सन वुड डू, अगर डिसीजन लेने आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्चुअस एथिक्स हर जगह यूज हो जाएगा। आप कोई भी डिसीजन लो, आई विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द वर्चू एथिक्स, ये डाल दो इसका, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो। अब देखो कई बच्चे लिखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कि ऑफिसर विल डिले, आप लिखो ऑफिसर विद कंपैशन इंटीग्रिटी, उसकी क्वालिटी भी लिखो साथ साथ। अब आगे से ध्यान रख लो, आप ऐसे लिखो ऑफिसर विद प्रोबिटी, प्रोबिटी तो बाद में, ऑफिसर विद ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, है ना, तो उसकी क्वालिटी लिख दो साथ साथ, ऑफिसर विद कंपैशनेट बिहेवियर। उस वो क्या करेगा, इट विल डिले द डिमोलिशन ड्राइव फॉर स्लम्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा नहीं डिमोलिशन ड्राइव आपने कमर्शियल उसका रोक दिया, वो तो किसके लिए, स्लम्स के लिए, तो आपने किसका ध्यान रखा, डिसएडवांटेज का। ये समझो आप बात, ये नीचे वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है कि डिमोलिशन ड्राइव रोका है, स्पेसिफाई करो स्लम्स का, ऑफिसर की क्वालिटीज को स्पेसिफाई करो, सीधा मत लिख दो ऑफिसर, क्योंकि वर्ड डालने एथिकल, ऑफिसर विद कंपैशन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, वुड डिले द डिमोलिशन ड्राइव, क्यों डिले किया उसने, उसको पता था आगे मॉनसून आ रहा है, थोड़ा एम्फेथेटिक, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द मॉनसून डिस्पाइट हैविंग लीगल सैंक्शन, वो चाहता तो करवाया था सबको, पर मॉनसून बारिश में कहाँ जाएंगे स्लम वाले लोग, स्लम वर्ड यूज करते ही एम्पैथी आ जाएगी, मोरल, ठीक है। फिर कोविड 19 में आपने देखा होगा, लॉफुली तो वो चाहे तो अपना लिमिट भी कर सकते थे, ठीक है, अगर एक्सटेंड कर पाया, फिर भी उन्होंने, काफी डॉक्टर्स ने अपने जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा काम किया है, और इवन अपनी लाइफ को भी रिस्क किया है, ठीक है, तो ये लॉ से बियॉन्ड गए हैं। तो ये एग्जांपल आप डालोगे, ड्यूरिंग कोविड 19 डॉक्टर्स एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स एंड इवन दे रिस्क देयर लाइफ, ठीक है। इवन लास्ट में देखो आप, कॉर्पोरेट के अंदर आप देख सकते हो कि जो लेबलिंग है, इवन कई बार क्या होता है लॉ के अंदर हम फोर्स तरीके से लेबलिंग कर देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन एक ऐसे को कंपनी है जो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इस फास्ट फूड के अंदर ये नुकसान होंगे, तो लॉ में भले ही आपको उसका केमिकल नेम दे सकते थे आप, लेकिन आपने उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्लियरली मेंशन किया, ताकि आप क्या हो, लोगों को पता चल जाए। तो आप लीगली तो बाउंड नहीं थे, फिर भी आपने एथिकल तरीके से इसको क्या किया, लेबलिंग ऐसी की ताकि क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये फूड से ये नुकसान होएगा। तो डिफरेंट डायमेंशन पे हमने एग्जांपल दिया है, डॉक्टर से प्रोफेशन से दिया है, सिविल सर्विस का दिया है, और इवन कॉर्पोरेट का दिया है, ऐसे हमने जस्टिफाई, ठीक है। डन फॉर द डे। कल छुट्टी रहेगी, जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेना। परसों हम क्वेश्चन है नया वाला शेड्यूल, परसों जो टॉपिक रहेगा हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाला, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो टेस्ट का टॉपिक है मैं बता देता हूँ आपको, दो टेस्ट करेंगे, पहले दोनों जो टेस्ट है, पहले वाले टेस्ट के टॉपिक है आपके एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट, सारा ब्रिटिश वाला पार्ट जो है। और दूसरा टॉपिक है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यहाँ तक पढ़ के आना है आपको, ये दोनों, इन दोनों का टेस्ट होगा, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू, ऑनलाइन वाले बच्चे भी काफी आज कैमरा ऑन करके बैठे हुए थे शांति से, बढ़िया पेशेंस दिखाया, वेरी गुड, अप्रिशिएबल है, शाबाश। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।